अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज जो ये लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं, तो ये लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूँ ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा जो स्टूडेंट्स जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की न्यूमेरिकल के बारे में, जो है वो डिटेल्स जो है वो मैं बता दूँ एक लेक्चर के अंदर सारी। तो ये इस लेक्चर को मैंने नाम दिया दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पर बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ओवरऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टिल चैप्टर नंबर 8 हमारे पास इसके अंदर जो है वो कितने फार्मूले हैं उन तमाम पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि पेपर करीब है और कोई वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 1 हमारे पास होता है दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर 1 कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ही है हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सिंध बोर्ड के अंदर। तो टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर न्यूमेरिकल होता है वो होता है हमारे पास मोल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के। मोल कॉन्सेप्ट में 2 फार्मूले आपको इसके अंदर याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं मोल्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल पता लग जाएगा आपको। और इसी का एक और फार्मूला हो सकता है, अगर आपको मास गिवन हो तो मोल को आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोल के हमारे पास 2 फार्मूले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला तो मास से मोल निकालने का और दूसरा जो है वो मोल से मास निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल एम है, दिस कैपिटल एम इज़ एटॉमिक मास। या तो आप उसको एटॉमिक मास कह दें या तो आप उसको कह दें दिस यू कैन से इट मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं इसको आप। स्मॉल एन जो हमारे पास है दिस इज़ नंबर ऑफ मोल और एम जो है वो दिस इज़ मास। ठीक है, तो ये इसकी डिनोशंस मैंने आपको बता दी। सेकंड जो इसके अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर सेकंड न्यूमेरिकल का जो टॉपिक हमारे पास होता है दिस इज़ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसके बाद एवोगाड्रोस नंबर, इसके फॉर्मूले हमारे पास हैं। एवोगाड्रो नंबर में हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो उसका ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालना है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, तो ये फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए। यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो कैपिटल एन है, दिस कैपिटल एन, जो कैपिटल एन यहाँ पर आपके पास है, तो दिस कैपिटल एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। एन यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल है और एन यहाँ पर आपके पास एवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इस तरह से आपके पास दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। ये तो पहला फार्मूला हो गया। इसका जो सेकंड फार्मूला हमारे पास होगा वो अगर मास गिवन हो तो क्या किया जाएगा, तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू एन कर देंगे। तो मास गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से निकाला जा सकता है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए और मास पूछा जाए, जैसे फाइंड आउट द मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ कार्बन। तो इसके लिए फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, एन इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए हो जाएगा। ये सेकंड फार्मूला हमारे पास था, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के बाद थर्ड हमारे पास जो टॉपिक इसका आता है दैट इज़ इसको हम ये कह सकते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वहाँ परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज निकाली जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने हमसे कहा जा सकता है, तो ये किसी हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट किसी का भी कहा जा सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ आपके पास आ गई। और अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, तो उसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी कंबशन की जाती है और उसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू आपको दी जाती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वैल्यू दी जाती है, और साथ में इस x का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है ये आपको बताया जाता है। और इनकी मदद से आपको क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ता है इस कंपाउंड का, इस x का। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो फिर वही बात है कि स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे हर एलिमेंट का। कार्बन की परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दैट इज़ इसके लिए तरीका हम अपनाएंगे। तो ये सबसे टॉप पर ऊपर जो हम रखेंगे एटॉमिक मास कार्बन का, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से हमारा 6 फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये फिक्स ही होगा तो मैं डायरेक्ट फिक्स कर देता हूँ 6 अपॉन, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 इंटू, अब यहाँ पर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको सवाल में दिया होगा, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा दिस इज़ वेट ऑफ एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको कार्बन की परसेंटेज पता लग जाएगी। अब अगर आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी भाई, हाइड्रोजन की, उसका तरीका क्या होगा, 2 अपॉन 18 हम करेंगे इंटू दिस इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ वाटर से आ रहा है, तो वेट ऑफ वाटर जो क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइड बाय वेट ऑफ एक्स, इससे हमें पता लग जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए एक बेसिक तरीका है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज 100 होती है, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। और जो तीनों की परसेंटेज निकाल के इसको क्रॉस चेक करना हो तो हमें इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 100% आ रहा होगा। अगर 100% आ गया तो उसका मतलब कि यू हैव डन द राइट थिंग। और कभी कभार परसेंटेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन कर दी जाती हैं तो आपको स्टेप 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर परसेंटेजेस गिवन नहीं है तो स्टेप 1 करना पड़ेगा, तो स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 2 हमारे पास है, हमें यहाँ पर मोल रेशो निकालना होता है एलिमेंट का, मोल रेशो निकालना होता है एलिमेंट का। तो मोल रेशो का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मोल रेशो बराबर हो जाती है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जो भी परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोल रेशो आ जाते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स के मोल रेशो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें ये करना होगा कि हमें जो है वो सिंपलेस्ट मोल रेशो मालूम करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट मोल रेशो। अब सिंपलेस्ट मोल रेशो के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये वो भी तीनों का मालूम करना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट मोल रेशो होता है, सिंपलेस्ट मोल रेशो, ये बराबर होता है मोल रेशो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशो। मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो, ये हमारे पास कहलाता है दिस इज द सिंपलेस्ट मोल रेशो, ठीक है। तो ये तमाम के सिंपलेस्ट मोल रेशोज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी आ सकते हैं। और जब सिंपलेस्ट मोल रेशो आपको पता लग जाएगा तो जैसे कुछ भी आ जाएगा हमारे पास, जैसे कार्बन का इसमें 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2 आ गया, ऑक्सीजन का 1 आ गया मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता लग जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो वो CH2O इस तरह से उसको हम लिख देंगे, ठीक है। और यहीं से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल लेंगे जो आगे एक स्टेप में काम आएगा, जैसे 12 + 2 + 16 करके ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप
फॉलो करने के बाद स्टेप नंबर 4 करेंगे, और स्टेप 4 में हमारे पास क्या होगा भाई, एन वैल्यू मालूम करेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू। स्मॉल एन एक इंटीजर है, यहाँ स्मॉल एन से मुराद कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, दिस इज जस्ट इंटीजर। तो एन बराबर किसकी हो जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसके बराबर आ जाएगा। तो एन की कोई भी वैल्यू आ जाएगी। एन वैल्यू निकालने के बाद लास्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, दिस इज स्टेप नंबर 5। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर लेंगे, और उसका फार्मूला क्या हमारे पास होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो गया एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आपके पास आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम एन से, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डन। नेक्स्ट स्टोचियोमेट्री। स्टोचियोमेट्री जो है ना हमारे पास बच्चों, स्टोचियोमेट्री कोई वैसे फार्मूला इसके अंदर नहीं होता, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है 3 तरह की। इसमें हमारे पास एक मास रिलेशनशिप हो सकती है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है। लेकिन सबका तरीका सेम ही होता है। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया जाए A + B जो बना रहा है C + D, और आपसे कहा जाए कि भाई मतलब A + B C + D मतलब कुछ भी इस तरह से निकाल लेते हैं या वॉट एवर, या आप एक स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं कि N2 + 3H2 इट फॉर्म्स अमोनिया। अब इसके अंदर आपसे कहा गया भाई 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बताएं कितना अमोनिया बनाएगा। तो इसके लिए बड़ा बेसिक तरीका होता है कि जो गिवन रिक्वायर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, गिवन रिक्वायर्ड को अंडरलाइन कर लें, उसके बाद मासेस लिख दें, जैसे 28 हो गया, ये 34 हो गया। उसके बाद जितने से भी बताना है वो देख लें यहाँ पर, जैसे कि अगर 100 ग्राम से बताना है तो 100 ग्राम, और यहाँ पर x अमोनिया कितना बनेगा ये बताना है, और रेशो लगा ले। तो ये रेशो मेथड बड़ा सिंपल होता है कि 28:34 इज इक्वल टू 100:x। फिर x की तो मतलब 28/34 इक्वल टू 100/x, और x के लिए आप इसको सॉल्व कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 100 × 34 डिवाइड बाई 28, तो x कोई भी आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये चूँकि मास से हमने निकाला, चूँकि ये सब मोलर मासेस लगे हुए थे, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर ग्राम में ही आएगा। अब लेट्स से कि आपको ये तो मास रिलेशनशिप होगी, अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए कि भाई वॉल्यूम निकाले मास ना निकाले तो मास वॉल्यूम हो जाएगी। इसके लिए बस आपको एक अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वॉल्यूम एट STP का। वॉल्यूम एट STP पे अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना होता है तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ये हम ये कह सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41। दिस इज आल्सो द सेकंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम एट STP। ठीक है, तो ये आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन जाती है। बस तो कन्वर्जन आप इस x को इस तरह से कर लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल इसका ये भी आ सकता है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। चैप्टर 1 से ही है ये, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के भी सवाल पूछा जा सकता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में बच्चों क्या होता है, जस्ट जैसे आपने ये फॉर्मूला लिया है N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट होता है भाई, कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर N2 है और H2 दोनों के मासेस गिवन होंगे, जैसे कि दोनों के 100 ग्राम दे दिए गए, तो हम दोनों से क्या करेंगे कि 2 बार मास रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। एक बार N2 से देखेंगे अमोनिया कितना बन जाए, और एक बार हाइड्रोजन से कितना बन जाए। जो लीस्ट, जो सबसे कम आंसर आएगा ना, लीस्ट अमाउंट, तो वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। तो बच्चों ये फर्स्ट ईयर के सारे जो है वो हमारे पास हो गए। इस तरह से अब आते हैं कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के सारे हमारे पास हो गए, ठीक है। फर्स्ट ईयर का तो भी चैप्टर 1 ही हुआ। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जो कहलाता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जैसे हम इसको स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं। इसके अंदर 3 पोर्शन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन सिर्फ गैस पोर्शन के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपके पास आता है इसके अंदर, वो होता है बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल।
बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ होती है बच्चों, बॉयल्स लॉ बराबर होता है, इसमें इसका फॉर्मूला है कि P1V1 इक्वल टू P2V2। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो P से मुराद यहाँ पर क्या ली गई है, P जब भी लिखा जाएगा तो P से मुराद यहाँ पर लिया जाएगा प्रेशर, और V से मुराद यहाँ पर लिया जाएगा वॉल्यूम। तो ये फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम बताने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले को। इसी तरह दूसरा इसका फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास होता है दिस इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये दो चीज़ों वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताते हैं। T यहाँ पर है टेम्परेचर, और याद रखना है कि टेम्परेचर जब भी आप लिखेंगे ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करते हैं तो फिर आप केल्विन में आ जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ में याद रखें केल्विन में हमेशा टेम्परेचर रखना है अगर इसका न्यूमेरिकल आए तो। उसके बाद एक हमारे पास होती है जर्नल गैस इक्वेशन, जिसमें एक एवोगाड्रोस लॉ के भी हम लोग मिला देते हैं, तो जर्नल गैस इक्वेशन बन जाती है। जर्नल गैस इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, वो कहती है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज जर्नल गैस इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि जो P प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट हमेशा ATM में यहाँ पर रखनी होगी, वॉल्यूम हमेशा हमें DM³ में रखना पड़ेगा, M की वैल्यू हमेशा मोल के अंदर होगी, R की वैल्यू लगाएंगे हम 0.0821, और टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन के अंदर ही रखना होगा। ये चीज़ याद रखनी है, इससे हम वेरिएशन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपको मास गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मास अपॉन कैपिटल MRT, तो ये हो जाएगा हमारा मास गिवन अगर हो तो उस सूरत में। अच्छा, डेंसिटी का भी होता है, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, PM/RT। वैसे अरेंज करके भी निकाल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। ये डेंसिटी मालूम करने के लिए कहा जाए कि भाई फाइंड द डेंसिटी ऑफ गैस, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन कहलाती है हमारे पास। एक हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन भी होती है। कंबाइंड गैस इक्वेशन में का फॉर्मूला होता है P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसी के अंदर एक हमारे पास होती है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके न्यूमेरिकल होते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें कंपैरिजन करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की, इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है कि RA/RB, अगर कंपेयर करना हो दो गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो ये बराबर हो जाएगा √MB/MA, दैट इज M इज मॉलिक्यूलर मास हियर। इसी को डेंसिटी की सूरत में भी कर सकते हैं कि RA/RB इक्वल टू √dB/dA, तो ये डेंसिटी की सूरत में हो जाएगा। इस तरह से एक और फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि V1/T1 इंटू T2/V2 इज इक्वल टू √M2/M1। इस तरह का फॉर्मूला भी आएगा, ये सूरत में आएगा अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड की जाए, या तो आपसे वॉल्यूम की डिमांड करें, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की, या डिमांड कर दें अगर आपसे टाइम की, T4 यहाँ पर है टाइम, तो उस सूरत में ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास पेपर में इसके आए भी होते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले से। लास्ट इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल इसका होता है वो डाल्टन्स लॉ का होता है। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक तो बेसिक फार्मूला हमारे पास है कि अगर हमें कोई ड्राई गैस का फार्मूला निकालना है, P ड्राई, ये बराबर हो जाएगा मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से आप वाटर का प्रेशर निकाल दो, आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाएगा। और इसका फार्मूला होता है अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी गैस का, तो वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैस, सॉरी यस टोटल प्रेशर ऑफ गैस। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे इस फॉर्मूले से। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास चैप्टर 2 के थे जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 पर आते हैं। चैप्टर 3 में देखें, चैप्टर 3 भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है। दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी बेसिक कभी आते हैं, कभी बहुत मुश्किल से ही आते हैं, तो वो देख लेते हैं। चैप्टर 3 हमारे पास है दिस इज
एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख्त। इसके अंदर दो न्यूमेरिकल हैं। एक न्यूमेरिकल तो इसके अंदर ये हो गया हमारे पास के रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट का रेडियस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो ये ए जो यहाँ पर है, दिस ए इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है ना वो यूनिट है एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। और एन से मुराद यहाँ पर क्या है, एन से मुराद है नंबर ऑफ शेल। तो अगर आपको सेकंड सेल का निकालना है यहाँ पर 2 लिख दें, थर्ड सेल का निकालना है 3 लिख दें। इस तरह से एक दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है वेव नंबर निकालने का तरीका। वेव नंबर किससे शो किया जाता है, न्यू बार से शो किया जाता है। तो वेव नंबर बराबर होता है RH 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेव नंबर। यहाँ RH क्या चीज़ है, RH यहाँ पर हमारे पास है राइटबर्ग कांस्टेंट। राइटबर्ग कांस्टेंट इसको कहा जाता है। उसकी वैल्यू 10, 9, 6, 7, 8 ये होती है वैल्यू उसकी। n1 हमारे पास जो है दिस इज द लोअर ऑर्बिट और n2 हमारे पास है दिस इज द हायर ऑर्बिट। इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेव नंबर किसी भी एमिटेड फोटोन की। इस तरह से एक आपके पास आया तो नहीं है पेपर में कभी, बट आ सकता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम निकालिए इलेक्ट्रॉन का। एंगुलर मोमेंटम निकालिए। एंगुलर मोमेंटम में क्या फॉर्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू m/2 पाई। ये हमारे पास आ जाएगा इससे एंगुलर मोमेंटम। तो mvr तो पूरा एंगुलर मोमेंटम है। n से मुराद नंबर ऑफ शेल, किस शेल का निकालना है। h से मुराद है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकंड और 2 पाई की वैल्यू 3.142। इससे आपका एंगुलर मोमेंटम आ सकता है किसका भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन का। चैप्टर 3 यहाँ पर ख़त्म हो गया, बस ये न्यूमेरिकल्स थे। उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर 4 जो आपके पास है दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जो जस्ट केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल्स हमारे पास नहीं है, तो नो न्यूमेरिकल्स आर देयर। इसमें किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 4 को स्किप करके चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर 5 हमारे पास है दिस इज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास है दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले तो इसके न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर Q जो हमारे पास होता है दिस Q इज एक्चुअली द हीट, और ये जो डेल्टा E हमारे पास है दिस इज इंटरनल एनर्जी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं इसको हम। W यहाँ पर जो हमारे पास है दिस इज वर्क डन। यूनिट सबकी जूल या कैलोरी में ही होगी, जूल या कैलोरी में तमाम की। बस याद रखिएगा कि Q की वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो Q की वैल्यू प्लस है, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो Q की वैल्यू माइनस है। इस तरह से वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम करेगा तो प्लस होगी वैल्यू,
और अगर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम और सिस्टम पर काम किया जाएगा तो फिर माइनस होगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसी से रिलेटेड एक हमारे पास होता है प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, इसकी एक इक्वेशन होती है, इसी से ड्राइव होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और वो हमारे पास कहती है Q इज इक्वल टू डेल्टा E Q इज इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये कहती है हमसे। ठीक है, तो ये अगर प्रेशर और वॉल्यूम अगर इन्वॉल्व हो जो न्यूमेरिकल के अंदर, तो इस तरह से उसको हम बना देंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क के अलावा इसके बाद हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस ये एक मेथड है जो यकीनन आपने सीखा होगा। तो देर इट कंटेन्स नो फॉर्मूला, बस इसका एक ट्रिक होता है कि 4 इक्वेशन आपके पास होती हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको गिवन होता है, फोर्थ मालूम करना होता है, या फर्स्ट मालूम करना होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ गिवन होता है, तो सेकंड को थर्ड से प्लस करके फोर्थ से माइनस कर देंगे। नॉर्मली इसी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर सेकंड को आप थर्ड को प्लस करने से पहले हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से डिजायर्ड इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर 6 पर और देखते हैं उसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए करना है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कंप्लीट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए। तो चैप्टर नंबर उसके बाद हमारे पास है, दिस इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 है, इस चैप्टर 6 का नाम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लास्ट से फॉर्मूला निकलता है, पहला फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट है Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास Kc की एक्सप्रेशन है, जो पूरी एक्सप्रेशन कहलाती है। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पर जो Kc है, दिस Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होती है। और लार्ज ब्रैकेट के अंदर जब कोई भी चीज़ आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि इसकी क्या लिखनी है भाई, कंसंट्रेशन लिखनी है। ये हमारे Kc निकालने के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या जब कभी कभार Kc दिया होता है और हम इस तरह से जो है प्रोडक्ट उसकी हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे किस तरह से एक इक्वेशन आपको दे दी जाती है, a प्लस 2b मान लेते हैं और ये c प्लस 3d बन गया। मान लेते हैं किस तरह की एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर आइस टेबल बनानी पड़ती है, आइस टेबल के थ्रू सॉल्व करना होता है। ICE आइस लिख रहा हूँ तो दिस इज आइस टेबल। तो ये इनिशियली आपका कुछ भी होगा, स्मॉल a कह दिया, उसको स्मॉल b कह दिया, तो इनिशियली कुछ भी इसके अंदर होगा, और ये इनिशियली प्रोडक्ट 0 होगा। फिर ये -x हो गया, ये -2x हो गया, ये +x हो गया, और ये प्लस का 3x हो गया, ये a -x हो गया, ये b -2x हो गया, ये x हो गया, और ये 3x हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको x दे दिया जाए तो फिर x के थ्रू तमाम के हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका तरीका होता है, इस तरह से आप आइस टेबल के थ्रू उसको जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल की डिटेल लेक्चर में आप जाएंगे तो फिर आपको दिख जाएगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल हमारे पास इस तरह का भी आता है इस नाम से, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि भाई प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसको प्रिडिक्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें Kc की वैल्यू दी होती है, कुछ भी दी गई होती है, जैसे मान लो कि 10 दी गई है और आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, Q निकालना पड़ता है। Q बराबर सेम वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के ही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन क्या करेंगे हम, इस R Q को निकालने के बाद इसको Kc से कंपेयर करेंगे।
आइदर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन कैसी भी हो सकती है और क्यू की वैल्यू लेस देन कैसी भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन कैसी है तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आ रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, और क्यू की वैल्यू लेस देन कैसी है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड चल रहा है। तो ये बस इतनी सी बात है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बाद एक न्यूमेरिकल इसके अंदर हमारे पास होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका न्यूमेरिकल होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज KSP, और ये बराबर हो गया। अब आपके पास कोई भी सॉल्ट है जैसे AgCl है तो उसकी जो डिजॉल्व आयन की कंसंट्रेशन है ना उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों आपस में, तमाम कंसंट्रेशन को प्लस और माइनस दोनों को, ये KSP आ जाती है। KSP इज एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये निकाल सकते हैं। इस तरह से एक न्यूमेरिकल आपके पास प्रेसिपिटेशन का भी आता है, एक न्यूमेरिकल चैप्टर 6 में आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम ये चेक करते हैं कि आइदर द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड और नॉट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। आयनिक प्रोडक्ट जो सेम इसी तरह से निकलेगा जैसे AgCl का निकाल लें तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे भाई, KSP वैल्यू उसके अंदर गिवन होगी उस KSP वैल्यू से। दो कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा और आयनिक प्रोडक्ट विल बी लेस देन KSP। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा होगा KSP से तो PPT विल फॉर्म, तो PPT बनेगी, और अगर आयनिक प्रोडक्ट अगर छोटा होगा KSP से तो फिर उस सूरत में उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो PPT विल नॉट फॉर्म, PPT उस वक्त नहीं बनेगी। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हो गए उसके भाई चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर और देखते हैं कि उसके अंदर कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे पास आस्क किए जाते हैं। तो चैप्टर 7 हमारे पास होता है, चैप्टर 7 दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर न्यूमेरिकल हमारे पास होता है मोलैरिटी के, मोलैरिटी का न्यूमेरिकल हो सकता है। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी का, वो बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं आप उसको डिवाइड किससे कर दोगे, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से। लीटर्स या DM क्यूब एक ही बात है, लीटर्स या DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन से, तो आपको मोलैरिटी पता लग जाएगी। और ये जो मोलैरिटी आपके पास आएगी इसकी यूनिट में हमारे पास या तो हम कैपिटल M लिख देंगे यूनिट में कैपिटल M, या फिर हम इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल इसका आ सकता है दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम क्या करते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला मतलब लगभग मोलैरिटी जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ऊपर तो आपका सेम ही रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब न्यूमरेटर में, लेकिन जो डेनोमिनेटर है ना इसके अंदर वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाती है। डेनोमिनेटर के अंदर हम लोग लिखते हैं kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास मोलैरिटी हो जाती है। तो मोलैरिटी की यूनिट हमारे पास होती है स्मॉल m, स्मॉल m से इसको हम निकालते हैं। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल हमारे पास जो आता है दैट इज के वो pH के न्यूमेरिकल इसके हमारे पास आ सकते हैं, pH एंड pOH के न्यूमेरिकल। तो वो भी आप देख लेंगे किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, pH और pOH में 5 फॉर्मूले हमारे पास है। pH निकालना है, दिस इज माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यहाँ से pH आ जाएगा। pOH निकालना है, दिस इज माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर बेस की कंसंट्रेशन गिवन है तो मतलब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। तीसरा फार्मूला आपका होता है pH और pOH, अब दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर कितना आएगा, हमेशा 14 आएगा। और एक फार्मूला होता है कि H प्लस निकालना है और अगर pH दिया हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा एंटी लॉग माइनस pH।
और अगर OH माइनस निकालना है, OH माइनस निकालना है और आपको POH दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा NT log माइनस POH। ठीक है, तो ये हमारे पास pH और POH के न्यूमेरिकल्स हमारे पास हो गए। बाकी उसके अलावा जो हमारे पास बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो बैलेंस करते हैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक मेथड है जो मैंने डिटेल लेक्चर इसके ऊपर बनाया हुआ है। इसमें दो मीडियम में आ सकता है कि एसिडिक मीडियम में भी आ सकता है और बेसिक मीडियम में भी आ सकता है। अगर H प्लस लगा हुआ है तो फिर एसिडिक मीडियम है, और OH माइनस लगा हुआ है तो फिर बेसिक मीडियम है। तो दोनों के सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसकी डिटेल चूँकि न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं इसके फॉर्मूले वगैरह नहीं बता सकता। तो बाकी फॉर्मूले जिसके थे वो ऊपर मैंने बता दिया। ये सारे चैप्टर 7 हमारे पास हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 के अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। तो चैप्टर 8 हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, या इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स भी इसका नाम हो सकता है इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में से। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि dx/dt इज इक्वल टू K एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ, सिर्फ रिएक्टेंट इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं आता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो dx/dt है ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको मालूम करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा एक ही होती है, दिस इज मोल पर dm³ पर केल्विन, सॉरी मोल पर dm³ पर सेकेंड। ठीक है, K जो यहाँ पर हमारे पास है K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। K को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो निकालनी पड़ती है, हर इक्वेशन में अलग होती है, वेरिएबल होती है। और ये हमारे पास दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है वो K निकालना हो और आपको रेट ऑफ इक्वेशन की, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बनो, तो बस आपको सिंपल फॉर्मूला अरेंज कर देना है, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो आपका K आ जाएगा इसके अंदर। तो फॉर्मूला बस अरेंज कर लेंगे ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन से आपको ऐसा भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने को कहा जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाएगा कि भाई आप क्या कह रहे हैं, भाई रेट कांस्टेंट मालूम कर लें। तो दोनों तरीके आपको पता नहीं चाहिए। सेकंड, उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास इसका आता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बड़े आसान से न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी के बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का की यूनिट इसकी भी जूल में ही आती है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, एक्सेप्ट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अलावा जितनी एनर्जी और चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो उसको निकालने का तरीका सिंपल यही होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपके पास थे, जो रिएक्शन की स्टार्ट करने की एनर्जी होती है, उसमें से माइनस कर देंगे आप इंटरनल एनर्जी को। अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, यूनिट उसकी जूल में आएगी। थर्ड और लास्ट हमारे पास होता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास कोई लॉजिक, कोई वो नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस सिंपल एक चार्ट गिवन होता है, उस चार्ट के थ्रू आपको बताना होता है कि आइदर कि क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक चार्ट इस तरह से गिवन कर दिया, ठीक है, इस तरह से एक चार्ट गिवन कर दिया, ये A की कंसंट्रेशन डाल दी है, B की कंसंट्रेशन डाल दी, और ये रेट ऑफ रिएक्शन डाल दिया, और तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर दिए। इसमें 0.1 कर दिया, इसमें 0.1 कर दिया, इसमें 0.2 कर दिया, और इसमें जैसे कि 0.1 कर दिया, इसमें 0.2 कर दिया, और इसमें 0.1 कर दिया। इसके बाद यहाँ 3 × 10⁻⁶ आ गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 6 × 10⁻⁶ आ गई, और यहाँ पर 6 × 10⁻⁶ आ गई। तो यहाँ पर जो सिंपल है बस में ये देखना होता है कि एक एक्सप्रेशन जो सिमिलर जिसकी आ रही है वो देख लेंगे, फिर उससे जहाँ तक चेंज आ रहा है चेंज तक देख लेंगे कि 0.1 से जब ये 0.2 हुआ कंसंट्रेशन, तो dx/रेट ऑफ रिएक्शन 3 से 6 हो गया, मतलब जब ये 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए के रेस्पेक्ट से अगर हम बात करेंगे तो ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर आएगा। सेम इसी तरह से बी में देखेंगे तो 0.1 से 0.2 तक जा रहा है, तो ये भी 3 से 6 जा रहा है। इसके मतलब बी के रेस्पेक्ट से भी अगर हम देखें तो बी के रेस्पेक्ट से भी ऑर्डर 1 है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। ए और बी के रेस्पेक्ट से जो ऑर्डर आएगी तो ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। देखिए या तो इसका सेकंड ऑर्डर आएगा या तो इसका थर्ड ऑर्डर आएगा, दोनों में से एक ऑर्डर आता है। इस न्यूमेरिकल का तो सेकंड है। थर्ड उस सूरत में आएगा जब डबल नहीं हो रहा होगा बल्कि डबल से ज़्यादा हो रहा होगा। अगर कोई एक भी डबल से ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब कि ये थर्ड है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि जिस रेट से ए या बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है उस रेट से नहीं बल्कि उसके ज़्यादा रेट से अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाए तो दिस इज के वो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, बाकी नहीं आता। ये आपके पास सारे ओवरऑल जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं इनके ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इसके कंप्लीट हो गए। आई होप सो कि ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दें ताकि उनको भी तमाम केमिस्ट्री के तमाम MCQs हैं और न्यूमेरिकल्स उनके फॉर्मूले वगैरह समझ में आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री में 85 आउट ऑफ 85 अटेन करना चाहते हैं। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स डालता हूँ, 9, 10, 11, 12 तमाम लेवल के। अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक़ दुआई इल्म कोचिंग सेंटर से, जहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। तो दुआई इल्म कोचिंग सेंटर के कैंपसेस आपको जो है वो इसमें औरंगी में मिल जाएंगे और उसके अलावा नॉर्थ कराची में गुलशन इकबाल में आपको इसके कैंपसेस मिल जाते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी की स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं DICC के अंदर और मेरी फ़िज़िकल क्लासेस में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे एडमिशन की और फ़ी की और कैंपस की डिटेल्स ले सकते हैं, एड्रेस वगैरह की। ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं आई विल टेल यू, तो इस नंबर को आप सेव कर लें, ठीक है। लेकिन आखिरी एक रिक्वेस्ट, जैसे इससे पहले कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि अगर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर के सोल्यूशन देखने हैं तो लर्न विद अनस नाम से जो है वो एक चैनल है जो मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे इस चैनल में तो इस चैनल पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर मिल सकते हैं। इस नेम को लिखकर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे इसके लिंक भी मैं भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने बड़े कंसंट्रेशन के साथ मेरे लेक्चर को सुना। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह।